इससे रिलेटेड एक ईके डायग्राम वाला एक ऑलरेडी एक रिकॉर्डेड वीडियो है ना, उसमें मैं क्लियर कट एकदम ब्रिलियंट जोन्स वगैरह को थोड़ा सा ज्यादा डिटेल मैंने किया, सॉलिड फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोगों का उसमें अच्छा ये आया था सर, इसको इस ढंग से एक्सप्लेन जो है बहुत कम बुक में किया रहता है, एक्चुअली बनता कैसे। सो दीज आर द प्लेन्स, ये डिफरेंट प्लेन्स हैं और इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम दे दिया जाता है दीज आर ब्रेक प्लेन्स, इसको ब्रेक प्लेन कहा जाता है। तो सबसे पहले इस ई के डायग्राम में दिस इज ई एंड दिस इज के, इसमें आपको डिफरेंट पॉइंट्स पैरेलल ब्रेक प्लेन्स हम लोग को डिसाइड करनी है। सो दिस इज माइनस पाई बाई ए, दिस इज माइनस 2 पाई बाई ए, माइनस 3 पाई बाई ए, माइनस 4 माइनस 5 पाई बाई। अगर ये प्रॉपरली इक्विडिस्टेंस अगर कोई ये रहा तो बहुत बढ़िया डायग्राम बनता है ना। तो मैं चूंकि इसको थोड़ा सा रफ प्लॉट करता हूं, थोड़ा सा डायग्राम जो है वो गड़बड़ हो जाता है। सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम सी। ओके, अब ये ब्रेक प्लेन्स में यहां पर जो भी इक्वेशन जो भी लाइन खींचा जाता है उस लाइन के लिए एनर्जी का टर्म जो होता है उसका क्या होता है, E इक्वल टू p/2n, ये टर्म हम लोग लेते हैं, where p automatically that is equal to h cross k. So this E is equal to that h cross k square by 2n। अगर तुम मैथमेटिक्स अगर अच्छे से पढ़े हो तो तुम जानते हो कि E और k इनके बीच में एक पैराबोलिक इक्वेशन बनता है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है। सो प्योरली अगर इलेक्ट्रॉन को एकदम फ्री मान के अगर कोई चल रहा हो तो फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन इस E के डायग्राम इज लाइक दिस, एक ऐसे डायग्राम बनता है, एक पूरा कंटीन्यूअस एक प्लॉट बन के काम करता है। दिस इज फॉर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये E और K के बीच का डायग्राम है। लेकिन जब हम ब्रेक प्लेन के फॉर्म में जाते हैं तो इसी फार्मूला को हम यूज करते हैं, लेकिन चूंकि ब्रेक प्लेन्स पे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिफ्रैक्ट होता है, ऐसे कंटीन्यूअस रिलेशन बनने के बजाय ये ब्रेक प्लेन ऐसे ये इस प्रकार से क्रैश पार्ट में मिलता है। तो ये जो प्लॉट होगा, अगर इस प्लॉट को मैं अगर कोई लूं तो ये प्लॉट ऐसे बनेगा, वही प्लॉट है ऐसा एक बड़ा प्लॉट के फॉर्म में अगर कोई ले रहा, लेकिन ये यहाँ पर इस पार्टिकुलर पॉइंट पर ये टूटा हुआ रहता है। हाँ, तो ये पॉइंट जो रहता है वो कुछ ऐसा रहता है। तो जहां जहां ब्रेक प्लेन है, इस ब्रेक प्लेन पर ये इस प्रकार से टूटा रहता है। जो गैप है, यही गैप को हम लोग ईजी कहते हैं या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, क्योंकि ये टूटा वाला जो पार्ट है वो इधर भी रहेगा, ऐसे यहाँ पर भी रहेगा, हाँ यहाँ पर भी रहेगा। तो हर इसमें यहाँ पे ये जो टूटेबल पार्ट है डिफरेंट है, गैप्स बनते हैं। तो एक बैंड जो होगा, एक बैंड ये हुआ, दूसरा बैंड ये हुआ, तीसरा बैंड ये हुआ, ये डिफरेंट बैंड्स हैं। नीचे के जो बैंड्स होंगे ये पूरे के पूरे उसमें कोर इलेक्ट्रॉन्स भरे होंगे। एक पर्टिकुलर लेवल के आने के बाद फिर जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसको हम लोग वैलेंस बैंड कह देते हैं। और उसके ऊपर में और जो बैंड्स और जो बचे रहेंगे, हाँ वो कंडक्शन वाला रहेगा, तो उसको कंडक्शन बैंड कह देते हैं। तो ये जो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन के लिए, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन ये तो भरा हुआ है, पूरा भरा पड़ा है, ऊपर का ये वैलेंस हो गया, उसके ऊपर फिर कंडक्शन बैंड हो गया। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ग्रुप को हम लोग ईजी कह दिए। यहाँ तक तो क्लियर था। इसी चीज को मैंने ज्यादा जनरलाइज करते हुए हर पॉइंट को सिमेट्रिक लेते हुए मैंने प्लॉट किया था। ये इसी का फॉर्म है ना। क्या किया था मैंने, इस सेंटर को लेकर के हर पॉइंट्स को अगर हम लोग ले तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, इससे ये हो गया, यहाँ तक आ गया। इसको तो मैंने कर दिया था, दिस इज द सेकंड वन, यहाँ से मैंने गैप क्रिएट किया, दिस इज थर्ड वन, फिर गैप क्रिएट किया, फोर्थ वन, एंड दिस इज द फिफ्थ वन। Similarly, in the second side also, this is the first one, next is the second one, and the third one is the fourth. Yes. ये इसको सिमेट्रिक इसको भी मानते हैं। हर पार्ट में मैंने कहा था कि इसको भी हम लोग ये मान करके चल सकते हैं, सेंटर पॉइंट मान के चल सकते हैं। इसको अगर कोई सेंटर पॉइंट मान के चलेंगे तो क्या होगा, this is the first one like this, second one like this, third one, fourth one, ऐसे ही होगा। Second side का also, this is the second one, third one, नेक्स्ट थर्ड में भी ऐसे करेंगे। इससे ये होता है कि ये वाला जो पार्ट रहता है, ये पार्ट जो है वो इस प्रकार से कंप्लीट, इधर से कैसा कंप्लीट बेंड बनते हुए ऐसे लाइंस हर पार्ट में हम लोग अगर खींचते चले जाएं तो बढ़िया से डायग्राम बनता है। और हर जो डायग्राम है ये बनाया पिक्चर क्या लुकिंग गुड ऐसा। सो
ये जो सिमेट्रिक डायग्राम है इसमें इस सारे पॉइंट्स को सिमेट्रिक पॉइंट्स कहा जाता है। दो सिमेट्रिक पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, फर्स्ट वाले जो डिस्टेंस है इसको फर्स्ट ब्रिलियन इज ब्रिलियन जोन, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है बट नाम तुमको पता होना चाहिए, इसको फर्स्ट ब्रिलियन जोन कहते हैं। यहां से यहां तक का जो सेकंड पॉइंट है, यहां से यहां तक इसको सेकंड ब्रिलियन जोन कहते हैं, इधर के पॉइंट है इसको सेकंड ब्रिलियन जोन कहते हैं। इसके बाद फिर यहां से यहां तक नेक्स्ट पॉइंट होगा थर्ड ब्रिलियन जोन, फोर्थ ब्रिलियन जोन है। ये डिफरेंट सिमेट्रिक पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस है। अब इसमें सारे के सारे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हर रेंज जो है वो अपने आप में, जैसे इसको अगर कोई ले ले, इसको ले ले, इसके बीच का ले ले, इनके बीच का ले ले, ये सिमेट्रिक है, कहीं पर कोई दो पॉइंट को लेकर के चल सकता है। ये पूरी जो डायग्राम है इसको कहा जाता है दिस इज एक्सटेंडेड। ये पूरा कंप्लीट अगर से लेते हैं तब इसको कहा जाता है एक्सटेंडेड। लेकिन सिर्फ इसी पार्ट भर को ले ले, इस सेंटर भर को अगर कोई ले ले, सिर्फ सेंटर या सिर्फ इस पार्ट को ले ले, तो इसको फिर कहा जाता है लिमिटेड हो गया। ओके, अब मैं सिर्फ यहां से यहां तक का मैं इसको लिमिटेड पार्ट को ले रहा हूं। इधर कॉपी अगर बदल इसको मैं छोड़ देता हूं, इधर को मैंने छोड़ दिया, इधर को मैंने छोड़ दिया, मैं सिर्फ एक सेंटर पे चला जा रहा हूं। बुक्स में जो बैंड डायग्राम रहता है वो इतना ही दिखा रहा है, इतना ही दिखा रहा है। एक सेंटर मैंने ले लिया, लेट्स से दिस इज 0, दिस इज पाई बाय a या 2 पाई बाय a, व्हाट इज दिस इज माइनस पाई बाय a। इसको भी 0 लेकर के मैं इधर को पाई बाय a प्लस पाई बाय a माइनस पाई बाय a ले सकता हूं, क्योंकि इक्वि डिस्टेंस है, कोई नहीं। तो ये वाला जो गैप होगा, प्लॉट कैसा होगा, ये प्लॉट इधर ऐसा है, ये इस तरह से ऐसा है, तो ये वाला जो गैप होगा ये बैंड गैप, और ये सेम के पॉइंट्स पे है, सेम सिमेट्रिक पॉइंट पे है, इसको कहा जाता है डायरेक्ट बैंड गैप। So direct band gap is actually the band gap in between same symmetric points या same k points. So one can write the direct band gap is first ये दिखाई पड़ रहा है, direct band gap is the gap between या difference between किसके बीच का है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। हमेशा बैंड गैप का डेफिनेशन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड का रहता है। So difference between valence band and conduction band in same k points। अगर k points यहाँ पर ले ले, ये same k points पर जो band gap होगा, minimum जो gap होगा, है ना? ये same k point तो ये भी होगा, लेकिन ये maximum हो गया। So this is minimum gap I should write here। So the direct band gap is the minimum difference between valence band and conduction band in same k points। देखिए ओके, अब कुछ मटेरियल ऐसे होंगे, ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है, सारे मटेरियल में सेम प्रॉपर्टी नहीं होती है, तो जो करेस्पॉन्डिंग मटेरियल होगा उसको डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल कहा जाता है या डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। जो सिलिकॉन जर्मेनियम टाइप के जो सेमीकंडक्टर है वो डायरेक्ट बैंड गैप वाले सेमीकंडक्टर होता है। मींस वहां पर जो बैंड गैप का कैलकुलेशन होता है वो किसी एक सिमेट्री पॉइंट पे सेम के पॉइंट पे या सेम सिमेट्री पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहीं पर हमारे पास ये जो प्लॉट है उस प्लॉट में ये डिफरेंट लेवल्स हैं। अपर लेवल मैंने यहां से ले लिया, ये यहां से ले लिया, ये अपर लेवल हो गया 0। लोअर लेवल यहां से लेने के बजाय अगर मैंने पाई बाय a इधर माइनस पाई बाय a है, अगर लोअर लेवल मैंने यहां से ले लिया तो k पॉइंट्स, ये k पॉइंट हो गया, दिस इज k1, ये k पॉइंट हो गया, ये 0 k है। यहां पर k की वैल्यू जो है पाई बाय a है, तो ये मिनिमम पॉइंट हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। तो जो गैप होगा, दिस गैप इज अगेन दैट बैंड गैप, दिस इज इनडायरेक्ट बैंड गैप, इसको नाम दिया जाता है, दिस इज नोन एज इनडायरेक्ट बैंड गैप।
तो डिफरेंस इतना ही है। तो डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप में, डायरेक्ट बैंड गैप इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड in same K-points, and indirect band gap is indirect band gap is the difference between valence band, the minimum difference between valence band and the conduction band at different symmetry points at different K points. इतना ही है। हाँ, लेकिन तुमको इसको डायग्राम के साथ समझाना पड़ेगा, याद रखना। यस। है ना, सिर्फ लिखने से क्लियर नहीं होगा, है ना। ये डायग्राम तुम बनाओगे तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो है वो सेम के पॉइंट्स पे दिख रहा है, सेम के पॉइंट्स, और यहाँ पर ये डिफरेंट के पॉइंट्स पे दिख रहा है। और अगर एग्जांपल्स को मटेरियल के जैसे दे सकते हो, यहाँ पर सिलिकॉन जर्मेनियम का दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ मटेरियल्स तुमको पढ़नी पड़ेगी, बुक्स में देखना पड़ेगा, गैलियम आर्सेनाइड टाइप के कुछ मटेरियल्स होते हैं, उसमें इनडायरेक्ट बैंड गैप होता है ना। तो ये मिक्स, एक्चुअली ये कंपाउंड टाइप मटेरियल्स है, मिक्स मटेरियल्स है, प्योर मटेरियल्स में जनरली ये नहीं होता है ना। तो मिक्स टाइप मटेरियल्स होते हैं, दो तीन सेमीकंडक्टर मिक्स है। तो ये हो गया तुम्हारा डायरेक्ट बैंड और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन? इफेक्टिव मास इक्वेशन क्या होगा? इफेक्टिव मास, यस, एक इफेक्टिव मास वाला भी तो एक क्लास में मैंने, जब हम डेंसिटी ऑफ स्टेट हम यूज कर रहे थे तो उस समय मैंने कहा था कि डेंसिटी ऑफ स्टेट दैट DE, डेंसिटी ऑफ स्टेट DOS, density of state DE, this was actually equal to कितना था? 1/2 pi square 2m by h class square plus 3/2 multiplied by root of e. कितना था? बाकी लोग भाई घूमते हुए बैठे हो लोग, यही था ना? So हाँ, here this is like a density of state। इसमें मैंने कहा था कि अगर हम सिंपल किसी सॉलिड के लिए ले रहे हैं तो ये चलता है, लेकिन जब इसी चीज को सेमीकंडक्टर के लिए या क्वांटम थ्योरी में स्पेसिफिकली हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे मास की बात करें, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा है, लेकिन अगर यहीं पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें या हम क्वांटम मैकेनिकली ये सोचें कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पोटेंशियल वेल के इफेक्ट में, क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि ये कॉपर का कोर है, ये कॉपर का कोर है, कॉपर पे कोर है, ये पॉजिटिव आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस हैं जिनका अपने पोटेंशियल वेल बनता है, जो पोटेंशियल बनता है इसका पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर कोई इसके इफेक्ट में है तो उसका एग्जैक्ट मास वो नहीं होता है, मास चेंज हो जाता है, एंड दैट मास इज इफेक्टिव मास। सिंपली इफेक्टिव मास की वैल्यू अगर कोई फार्मूला याद करना है तो बहुत भारी नहीं होता। सिंपल सा क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन तुम्हारे पास है दैट यस वी हैव दिस p is equal to h cross k, ये रिलेशन हम लोग क्वांटम फिजिक्स में पढ़े हैं, एंड वी हैव दिस e is equal to h square by p square by 2m, this is equal to h cross k square by 2m. okay, just to differentiate this, calculate it for m, दो बार इसको अगर कोई डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा? so that del this is e del e by del k, ये कितना हो जाएगा? that is 2h cross k by 2m, ये 2 कैंसिल हो गया। तो फिर से इसको डिफरेंशिएट कर दें तो del स्क्वायर k by del x स्क्वायर, सॉरी del स्क्वायर p by del k स्क्वायर, इधर और अगर कोई डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा? that is x cross square by m. Solve it for m, so the mass is equal to h cross square by del square e by del k square. ये एक्चुअली फार्मूला है मास का क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल जो कि मोशन में है। यहाँ पर हम लोग इसके लिए ग्रुप वेलोसिटी या फेस वेलोसिटी की बात करते हैं, मैटर वेव की बात करते हैं। तो मैटर वेव से रिलेटेड अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई मोशन में है तो ये मूविंग इलेक्ट्रॉन है, मैटर वेव से रिलेटेड हम लोग
ग्रुप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, इजी है। तो ये मास का कैलकुलेशन ये है। इसी चीज को स्टार मार्कर के साथ दिखा दें तो ये हो जाएगा इफेक्टिव मास। सेकंड डेरिवेशन ऐसा नहीं है, मैं तो इसको सिर्फ याद कराने के लिए तुमको कह रहा हूं, अगर कभी गलती से भूल गए व्हाट इज दैट इफेक्टिव मास, तो सिंपल सा क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन लेकर के इसको दो बार डिफरेंशिएट करके इसको मास के लिए सॉल्व कर सकते हो। उसमें की पॉइंट्स नहीं रहना चाहिए, इस चक्कर में दो बार इसको डिफरेंशिएट करके ये डिफरेंशियल फॉर्म है। आपको और दो ठो क्वेश्चन है ना असाइनमेंट की, उसमें एरर वाले आप नहीं करवाए हो। क्या चीज का? सर आप एक क्वेश्चन दिए, डिराइव द कैरियर कंसंट्रेशन इन एनी सेमीकंडक्टर दैट इज द n टाइप इलेक्ट्रॉन p एंड टाइप। कंडक्शन बैंड, फाइंड द हाँ एरर इन कैलकुलेशन। जी बिल्कुल, तुमको उस वीडियो को देख के फाइंड करना चाहिए, उसमें मैंने सिली मिस्टेक किया है। मैं जब खुद देखा हूं तो मुझे पता चला है कि उसमें, हालांकि मैंने उसको बोलने के समय नहीं हुआ लेकिन लिखने के समय हुआ है, बाद में मैंने उसको करेक्शन भी कर लिया है ना। वो तुमको ढूंढना है मैंने उसमें क्या गलती किया है। बहुत कम टीचर होते होंगे जो अपनी गलती उसमें बोले, कहते हैं भाई मेरी गलती ढूंढो इसमें, मैंने तुमको टाइम देकर रखा हुआ उसमें गलती ढूंढो। सर ये मैं वाला खुद सब कैलकुलेशन करवाए या तो याद नहीं है आप करवाए, कौन सा करवाए हो? लास्ट क्लास तो हम लोग उसी में किए हैं यार, टॉपिक कैलकुलेशन मेथड हम लोगों ने दिया है। लास्ट क्लास का कैलकुलेशन मेरा वही था। मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन किया था, मैंने कहा था होल के लिए तुमको कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया था। इवन मैं बीटा याद आ गया। याद आ गया ना, नहीं हो रही यार ना। हाँ मैंने उसको लास्ट क्लास में उसको पूरा से डिस्कस किया है, और कहाँ पे किस ढंग से कैलकुलेशन में मैं उसमें मिस्टेक, सेम मिस्टेक मैंने किया था जो वीडियो में किया था। हाँ उसको फाइंड आउट किया गया था, वो भी एक मिस्टेक उसमें देखना नोटेशन में दिखता है। हाँ दूसरे एक जगह और मिस्टेक मैंने किया है, दो मिस्टेक मैंने किया है उसमें। चलिए इसका डेरिवेशन भी कर लें। ये दिस इज नॉट द डेरिवेशन ऑफ इफेक्टिव मास। ये याद करने के लिए कि कभी अगर तुम भूल जाते हो तो देखो ये फार्मूला h क्रॉस स्क्वायर ऑन del स्क्वायर बाय d k स्क्वायर, इस फॉर्म में तुम्हारे पास इफेक्टिव मास का कैलकुलेशन आएगा। So we will start from the same relation, derivation of effective mass। थोड़ा सा मैथमेटिक्स के साथ खेल रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बस ये है कि इसमें डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट नहीं दिख रहा है। इफेक्टिव मास के डेफिनेशन में ये कहा जाता है कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट में जो मास होगा दैट इज दैट इफेक्टिव मास। तो तुमको मैथमेटिक्स में इधर उधर से उल्टा पुल्टा करके करना है, और उसको दिखाना है कि एक्चुअली किस ढंग से ये रिलेशन आता है। फाइनल फार्मूला यही आना है। So we will start from the same, that momentum P is equal to h cross k, and this energy P is equal to that P square by 2m। So that free electron के लिए हम लेकर के चल रहे हैं। So this is h cross square P square by 2m, and this is E। अब जब फील्ड की बात आती है तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला जैसे टर्म रखेंगे यहाँ पर, ये भी अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। So this is the term, so del E by del K, एक बार इसको डिफरेंशिएट करें तो हमारे पास आ जाएगा 2h plus K by 2m, so m कैंसिल हो जाएगा, so this is h plus K by m, and one can write this as P multiplied by h cross by m। So solve it for P. So P is equal to m upon h cross del E upon में आएगा क्या? No. Del E by del K. Momentum is, this is m multiplied by v। You can take this as direct velocity क्योंकि मोशन वाली बात आ रही है, वहां पर हमने मोशन वगैरह नहीं लिखा है। तो this m is equal to v is equal to m upon h cross del E by del K। m can be cancelled, so this v, so acceleration a, अगर आप फील्ड लगा रहे हैं तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा। फील्ड की बात कर रहे हैं,
ये सारा सिर्फ मैथमेटिक्स का तमाशा और कुछ नहीं है। सो a is equal to del b by del t, so this is 1 upon h क्रॉस, कहीं पर अगर कुछ छूट रहा होगा तो देखना पड़ेगा ना, del e by del k। तो दिस a it is equal to 1 upon h क्रॉस, यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, देखना ये पॉसिबल है कि नहीं है, del k by del e। Check this। मैथमेटिक्स ऐसा लिखा जा सकता है। यस, डेल डेल बाय डेल के था, इसको डेल स्क्वायर बाय डेल के स्क्वायर कर दिया एंड डी के बाय डी टी। अब मुझे ये डी के बाय डी टी कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करना है। मैथमेटिक्स में ऐसा सब किया जा सकता है। घर की बात बस ये है, लेकिन डेरिवेशन करते समय या एग्जामिनेशन के समय अपने को यही याद रखना पड़ता है कि इसमें हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया था। अदरवाइज अगर वो भूल गया गलती से तो फिर वो भूला रह जाता है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेशन। सेकंड पार्ट में मैं अब ये डी के बाई डी टी को कैलकुलेट करूंगा, इसको यहाँ पे पुट करूंगा, है ना, और पुट करके उसको जनरलाइज करूंगा, मार्क्स निकल जाएगा। सो दिस ए, अब ये इफेक्टिव मास वाले टर्म को चाहे तो अपन डायरेक्टली यहीं से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी हैव दिस मास मल्टीप्लाइड बाय ए एज इफेक्टिव, इट्स इक्वल टू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का दिखाना पड़ेगा, हाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये एनर्जी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, रोटेशन चेंज करना पड़ेगा, ये एनर्जी है ना, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हाँ वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नोटेशन थोड़ा सा चेंज करना, यस कर दो यार, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इफेक्टिव मास, ये मास हम लोग जो ले रहे हैं एम स्टार, ये मास इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इसको एम स्टार से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। सो ए इज इक्वल टू ई बाय एम स्टार, हम डायरेक्टली यहां पे करके देख लें, तो दैट ई बाय एम स्टार इज इक्वल टू 1 upon h क्रॉस del स्क्वायर e by del k स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय del k by del t, ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे करें। नाउ वर्क के फॉर्म में रख लें, so work done on that electron in presence of electric field, work done on that electron in presence of electric field, that is dW। और वर्क डन के लिए फार्मूला हमारे पास होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, तो दैट फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, अभी से dx को अपने को वेलोसिटी के टर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपने को तो डिस्प्लेसमेंट नहीं मालूम, लेकिन वेलोसिटी जैसे टर्म है हमारे पास कहीं पे, है ना। सो वन कैन राइट दिस इज इक्वल टू e, अगर माइनस साइन अगर कोई लेना होगा तो दोनों साइड में दोनों जगह रखना है ना, अगर प्लस है या फिर अगर कोई साइन को अगर प्रोवाइड करना है तो छोड़ो, लेकिन चूंकि फोर्स का डायरेक्शन फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एंड एक्चुअली माइनस साइन अगर कोई लेना है तो दोनों जगह लेना, ध्यान रखना। So this is dx can be written as equal to t multiplied by dt. And this dw, ये dw जो है वो वर्क जो रहता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है,
हम लोग हर बार वर्क और एनर्जी वर्क एनर्जी इक्विवेलेंट हम लोग हर बार पढ़े हुए हैं, है ना। मैकेनिक्स में पढ़ाया जाता है कि कोई भी वर्क है या काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो डायरेक्टली हम लोग इस नोटेशन को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। dw के बजाय इसको हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं de, तो this is de, this is equivalent to EE3 multiplied by dt, and this is equivalent to EE, d की वैल्यू कहाँ से रखना है मेरे को, यहाँ से। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? This is not electric field, this is energy. Electric field ये है। हाँ, that one. Yes, yes, yes. तो this V को क्या लिखा जा सकता है? That is 1 upon h cross del E by del K, del क्या है? Multiplied by dt. अब अपने को वो मिलने वाला है जो हम लोग वहां पे मैंने कहा था कि वो जरूरत पड़ेगी अपने को। This is dE, ये dE को कैंसिल कर सकता हूँ यहाँ से। I can solve it for dk by dt. So this is dk by dt which is equal to E by h cross. so this is E this upon h cross. ये वैल्यू वहां पुट कर देंगे, m स्टार के लिए सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा ना, है ना। So we have to put this dk by dt, this is equation number 3. तो जैसे इसको वहां पे अगर पुट करेंगे तो ये h स्क्वायर वाला टर्म आ जाएगा, ये डबल ई वाला कैंसिल हो जाएगा, है ना। So from equation 2 and 3, देखिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, है ना। हम लोगों ने इस कैलकुलेशन के लिए कहां पे माथा फोड़ा है। पहले स्टार्ट किया हमने सेम पॉइंट से, दैट एनर्जी वाला जो हमारे पास इक्वेशन था उसको मैंने पहले de by dk कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट करने के बाद वहां से मोमेंटम निकाले, मोमेंटम निकाल के वहां उसको पहले वेलोसिटी के लिए सॉल्व किए, और वेलोसिटी के लिए सॉल्व इसलिए किया क्योंकि ये बाद में जाकर भी ये वेलोसिटी वाला टर्म अपने को देना पड़ेगा, यहाँ जरूरत पड़ेगी, यहाँ भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको वेलोसिटी के लिए सॉल्व करके रखा है। वेलोसिटी के लिए सॉल्व करने के बाद उसको हम लोग एक्सेलरेशन के टर्म में कन्वर्ट किए। अब चूंकि यही एक्सेलरेशन है, हमने जब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे और फिजिक्स के साथ में चलते जाए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उसमें वो एक्सेलरेट होगा, वो एक्सेलरेशन कितना होगा, ये यहाँ से निकल जाएगा। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो मास होता है दैट इज इफेक्टिव मास, इसलिए यहाँ पर मैंने m स्टार किया था। उससे पहले सबसे पहले जो हमने किया था मैंने m स्टार नहीं लिखा था, मैंने जस्ट m लिख दिया था। यहाँ पे वो कैंसिल भी हो गया, वो ये m और उस m में फर्क है। ये तो जस्ट एक फ्री बॉडी है, फ्री पार्टिकल है जो कि मोशन में है, लेकिन अगर उसको फील्ड के या फिर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम यहाँ पे लगा रहे हैं और उसके साथ अगर मास ले रहे हैं तो दैट मास विल बी इफेक्टिव मास। इसको एक्सेलरेशन पे सॉल्व किए और इसको फिर आगे जाकर के इस फॉर्म में ले आया था। यहाँ पर मेरे पास एक एडिशनल टर्म था dk by dt, इसको करने के फिर से एनर्जी वाला कैलकुलेशन मैंने करवाया। तो एनर्जी वाले कैलकुलेशन में दैट फॉर वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, बट आई डोंट नो द डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बट आई नो द वेलोसिटी। इसको वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, वेलोसिटी के टर्म में लिख करके इसको आगे कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर dk by dt मिल रहा है जिसको मुझे यहाँ पे पुट करना है। तो वो जो वैल्यू जो मैंने पहले बताया था वही वैल्यू आएगा। तो दिस इज that E epsilon naught m star is equal to 1 upon h cross del square E by del A square multiplied by this one E epsilon naught by h cross, ये कैंसिल हो गया। So 1 upon m star is equal to 1 upon h cross square del square E by del K square. Now we have to calculate it for m star, which is equal to h cross upon del square E by del K square. This is the aim of physics and mathematics. आगे क्या अटेंडेंस का टाइम हो गया? टाइम इज ओवर, इसका टाइम खत्म हो गया।
इसका भी डब्ल्यू चाहिए। बीटेक पहला पीरियड किसका था? दोनों है सर, आज दो रहता है। अच्छा 2 रहता है क्या? हम लोग महेश सर को ये दिए, महेश सर के पापा जी का डेथ हो गया, पता चला तुम्हें? ठीक है, अभी तो सर पढ़ा है, मुझे अच्छा पढ़ा है। चिरंजीवी सर पढ़ा रहे हैं क्या?